सेक्सुअल हैरेसमेंट पे क्या अब तक चीजें हो रही हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी की बात करें, और क्या उसमें सुधार की जरूरत है, यानी लूपहोल्स कहाँ पे है? जैसा कि नीलम जी ने शुरुआत में ही इस वेबिनार का मुझे ऑब्जेक्टिव बताया कि क्या हम लोग कर सकते हैं, आखिर क्यों इतने सारे लेजिस्लेशंस के बाद भी, इतने सारे मेजर्स लेने के बाद भी, आप देखिए इतने सारे एनजीओज और स्वयंसेवी संगठन, रिसर्च एजेंसीज, यहाँ तक कि आईएलओ जो कि इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ग्लोबल लेवल पे निभा रही है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग जुड़े हुए हैं, पूरे विश्व भर में इस पर प्रयास हो रहा है। उसके बाद भी आखिर क्या स्थिति है कि इंडिया में 70% केसेस सेक्सुअल हैरेसमेंट के वो कवर अप नहीं होते हैं, उनको टेकअप नहीं किया जाता है, उनको किसी न किसी वजह से वो उनके कंप्लेंट्स पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो वजह क्या है, उस पर बात करने की बात है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मैं आप लोग को डेटा बताना चाहूंगी, क्योंकि बगैर डेटा के बात करना थोड़ा सा हम लोग के लिए मुश्किल होता है। तो थोड़ा डेटा आप लोग के साथ शेयर करूंगी, और यूपी के बारे में भी और इंडिया के बारे में भी। कुछ हमारे जो एनजीओज हैं उनसे कलेक्ट किया गया डेटा है, कुछ आईएलओ का अपना डेटा है, कुछ भारत सरकार का डेटा है, जबकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो भी अपना डेटा पब्लिश करती है टाइम टू टाइम, और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जो है वो भी आपको डेटा, आपके महिलाओं के जो प्रति अपराध होता है उसका डेटा वो भी पब्लिश करती है। साथ ही एनएसएसओ का डेटा भी हमारे पास होता है। तो हमारे पास बहुत ही ऑथेंटिक डेटा सोर्सेस हैं, दो वो कंप्लीट नहीं है, अभी मैं उस पर भी बात करूंगी। तो अगर बात करिए डेटा की, तो चूंकि हम लोग यहाँ सखी सेंटर से बात कर रहे हैं, सखी और घरेलू कामगार संघ के लोग भी जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट वो करा रहे हैं, तो मैं बताना चाहूंगी कि पूरे भारत में आप ये मान के चलिए कि लगभग 28 करोड़ के आसपास इनफॉर्मल सेक्टर, यानी कि जो फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है, असंगठित जिसको हम लोग कहते हैं, वो लगभग एम्प्लॉयड है, वर्कफोर्स है हमारे पास, उसमें से 53% महिलाएं हैं। पहली बिंदु तो ये देखिए, यानी कि आधे से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं, असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उसमें 53% महिलाएं हैं। और देखिए इनका जो पूरा जो ये इनफॉर्मल सेक्टर है, इसका पूरे एम्प्लॉयमेंट में, यानी पूरे भारत की जो रोजगार का सृजन है उसमें उनका लगभग 80% योगदान है, यानी कि मात्र 20% जो है हम रोजगार फॉर्मल सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र में दे रहे हैं, 80% हमारा इनफॉर्मल में है, जिसमें 53% महिलाएं हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर हम इसको और ब्रेकअप करें तो उसमें आप पाएंगे कि जो घरेलू महिलाएं हैं, यानी कि डोमेस्टिक वर्कर्स की जो डिफिनेशन से आवर्त होते हैं, घरेलू महिलाएं मतलब कि जो घरों में काम करती हैं, होममेड हैं या झाड़ू पोछा बर्तन जो करती हैं, इनकी इनकी जो संख्या है, ये आप ये मान के चलिए कि उसमें लगभग 70%, 70 से 80% का जो महिलाओं का जो प्रतिशत है जो घर में काम करती है, वो 70 से 80% के बीच है। और यही वो डेटा है, ये तो बहुत मोटा मोटी डेटा है, इस पे बहुत एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत एग्जैक्ट डेटा है, ये एक चूंकि ये सैंपल सर्वे से निकाला जाता है तो इसलिए ये एक्यूरेट नहीं है, लेकिन एक इंडिकेटर है। ये वो % ऑफ महिलाएं हैं जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ एवरी काइंड, जो भी आप कह लीजिए, स्टॉकिंग कह लीजिए या घूरना कह लीजिए या इनडिसेंट रिमार्क्स कह लीजिए या किसी भी तरह का और भी आगे फिजिकल अब्यूज कह लीजिए, हाँ, टच करना या जितनी भी तरह के आप उसको कैटेगरी में शामिल कर सकती हैं, उस तरह की चीजों से सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्ट होता है तो ये % ऑफ महिलाएं जो है वो इंडिया में अफेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में एक सर्वे हुआ, एक एनजीओ, किसी एनजीओ ने ही, मार्था फाउंडेशन करके, इन्होंने एक सर्वे किया था, 2017-18 की बात है। इन्होंने सर्वे किया नोएडा का, और साउथ में इन्होंने सर्वे किया तेलंगाना का। आप विश्वास नहीं पाएंगे, इसमें इन्होंने जो एक डेटा दिया था उसमें बताया कि जितने भी डोमेस्टिक वर्कर काम करते हैं गाजियाबाद जैसे शहर में, उसमें 80% महिलाएं हैं। यानी कि उनके घरों में काम करने के लिए पुरुष लड़के या जो बच्चे होते हैं वो तो छोड़िए, उसमें से 80% महिलाएं हैं। उन महिलाओं में जो एक अच्छा खासा % है, यानी 40 से 50% के आसपास जो है वो 14 साल से 18 साल के बीच में या 14 साल से कम की लड़कियां हैं। अब जरा सा आप ये सोचिए, ये सोचने वाली बात है, ये तो गाजियाबाद जैसे शहर का हाल था। अब स्मॉल टाउन्स यानी कि टियर 2 सिटीज और छोटे शहरों और कस्बों में आइए, जहां पे अभी शहरीकरण हो रहा है। कानपुर का ही केस ले लीजिए,
ये ऐसे सिटीज हैं जिनको टीयर 2 सिटीज कहते हैं या टीयर 3, जो अभी अभी शहरीकरण से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जहां नए नए इंडस्ट्रीज और लोग आके बस रहे हैं। उन जगहों पे होममेड्स की बहुत जरूरत होती है। लोग अपने घरों में काम के लिए महिलाओं को रखते हैं या बच्चों को या किशोरियों को रखते हैं। ये महिलाएं, इनकी कंप्लेंट्स, इनके सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कहीं भी रिपोर्ट नहीं होता। वजह, अब आप पूछेंगे इसकी क्या वजह है। वजह ये है कि जब कॉर्पोरेट हाउसेस की बात होती है या बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सरकारी कार्यालय ले लीजिए, यहाँ पे तो हमारे पास इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का ऑप्शन है कि आपको सब जगह जहाँ पे 10 या 10 से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं तो वहां पे आपको आईसीसी अनिवार्य है एज पर द पॉश एक्ट। पॉश एक्ट 2030 के हिसाब से आप करते हैं। जहां पे 10 से कम है या जहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमेटी नहीं है, वहां पे दूसरे लेवल की कैटेगरी है, दैट इज लोकल कंप्लेंट कमेटी। यानी अगर आपके पास इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आपके ऑफिस में नहीं है और कोई महिला अगर मान लीजिए सेक्सुअली अब्यूज हुई है, तो वो लोकल कंप्लेंट कमेटी जो जिला स्तर पे काम करती है वहां जाके कंप्लेंट कर सकती है। अगर वहां भी नहीं बात सुनी जाती है, तब उसके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि शी कैन गो टू द पुलिस ऑफिसर और द लोकल पुलिस डिपार्टमेंट और मे बी द डायरेक्ट टू द डीएम ऑफिस कि सर हमारे साथ ऐसे ऐसे केस हुआ है। शी बॉक्स जो हमारे विमेन WCD जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने, आपको ध्यान होगा, शायद मुझे ईयर नहीं याद आ रहा है, लेकिन इसी पॉश एक्ट के ही अकॉर्डेंस में इन्होंने 2017 से या शायद 18 से शी बॉक्स कंप्लेंट जो एक है उसका इन्होंने शुभारंभ किया था। उसमें अपना कंप्लेंट डाल सकती है, रजिस्टर कर सकती है। तो ये इनको प्लेटफॉर्म्स दिए गए हैं। लेकिन अब जरा ये सोचिए, इनके पास तो तभी भी ये चीजें हैं करने के लिए, लेकिन जो ये मैंने बताया परसेंटेज जो अननोटिस्ड हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं जो सबसे ज्यादा सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के शिकार हैं, उनके पास अपनी कंप्लेंट कहने का कोई जरिया नहीं होता। या तो वो अवेयर नहीं होती हैं, वो इतनी शिक्षित नहीं होती हैं, उनके पास जो उनका सोशल स्टिग्मा है वो सबसे ज्यादा उन पे प्रभावी होता है। सोशल स्टिग्मा कास्ट का भी हो सकता है, सबसे बड़ा स्टिग्मा जेंडर का हाई है, और उसके बाद उनका फैमिलियल स्टिग्मा। फैमिलियल स्टिग्मा का मतलब ये हुआ कि वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि अगर हमने कंप्लेन किया, उनका सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि अगर वो कंप्लेन करेंगी तो उनके घर वाले उनको दोबारा काम नहीं करने जाने देंगे, उनको घर बिठा देंगे, कहेंगे भाई ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आगे कहीं और ऐसा कुछ ना हो जाए तो हम ही बदनामी मोल लेंगे, तुम घर बैठो, तुम्हें काम ही नहीं करना है। तो जहाँ पे डेली वेज वर्कर हैं वो लोग, जहाँ पे उनके वेज से घर का खर्चा चलता है, जहाँ उनका खर्चा चलता है, अपने परिवार को देखते हुए वो ये स्टेप लेती नहीं है, क्योंकि उनको लगता है अगर उनको घर बिठा दिया जाएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। इस डर से वो किसी को बताती नहीं है ना। अच्छा, ऐसे लोग जो हमारे असंगठित क्षेत्र की महिलाएं हैं, बताएं तो किसको बताएं। अब दो बातें, जिस कंट्रैक्टर के थ्रू वो आई हैं उसको रिपोर्ट करें। मान लीजिए किसी एजेंसी ने उनको रखवाया है, बड़े शहरों में तो ये होता है कि कोई एजेंसी जो है वो रखवाती है, तो एजेंसी को कंप्लेन करें, वो भी उनके लिए बहुत ही असहज स्थिति होती है। या डायरेक्ट एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेन करें, ये भी बहुत असहज स्थिति होती है। हमारे सामने प्रशासन में भी ऐसे कई केसेस आए दिन आते रहते हैं जहां पे महिलाएं कंप्लेन करने के लिए सोचती रह जाती कि हम कंप्लेन करें किसको, उनके साथ कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है या किसी ऐसे स्टेप का वो शिकार हो जाती है कि ना वो कंप्लेन ही कर पाती है, ना उनका केस कभी रिपोर्ट हो पाता है। ऐसे कई केसेस आपने पेपर में कानपुर में भी रिसेंटली पढ़े होंगे, जहाँ पे भी एक दो महिलाओं ने सुसाइड भी एक महिला ने कर लिया था। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, अननोटिस्ड हैं, उनको कैसे अवेयर किया जाए। सबसे बड़ा जो आपके पास चैलेंज है या हमारे पास चैलेंज है वो ये है कि इन महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। इनको तो हम आईसीसी से आवर्त नहीं कर सकते, ना इनको हम लोकल कंप्लेंट कमेटी की तरफ ले जा सकते हैं, उनको पता ही नहीं होगा कि ये क्या चीज है। तो उनको कैसे उनको अवेयर किया जाए ग्रास रूट लेवल पे, इन छोटे छोटे शहरों में, यूपी के खासतौर से मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि यूपी में आज भी अगर आप एनसीआरबी का डेटा उठाएंगे तो आप पाएंगे कि 2014 से लेकर 2019 तक में महिलाओं के खिलाफ यूपी में क्राइम रेट, खासतौर से सेक्सुअल हेरासमेंट के केसेस बढ़े हैं। सरकार ने मेजर्स उठाए, उसके बावजूद भी कम तो हुए, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने बताया ग्राउंड लेवल पे अभी भी चीजें विद्यमान है। सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन वहां तक बात शायद हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जो भी वजह हो। तो उन तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पे कार्य योजना, इसको अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लाने की जरूरत है। जो भी थिंक टैंक्स हैं जो इस पे काम करते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ILO हो, चाहे वो तमाम NGOs हो, आप जैसी संस्थाएं हैं जो इसमें बहुत ही एक्टिवली काम कर रही हैं, आप लोग तो असंगठित क्षेत्र के लोगों से जुड़े हुए हैं, जो भी होममेड वर्कर है उनसे आपका खासा जुड़ा, तो इस पे काम किया जाए। इस पे हम लोग बात करें कि आखिर क्या, कैसे इनके डर को तोड़ा जाए, इनसे भी कैसे ये चीज बाहर लाई जाए,
और किस लेवल तक जाके हम इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स का और कॉन्ट्रैक्टर का प्रेशर होता है, उनका भी प्रेशर होता है। वो कोशिश करते हैं कि कंप्लेंट्स को दबा दी जाए, पुलिस लेवल पे या शासन लेवल पे प्रयास करते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारी आज की जो सरकार है, अभी जो सरकार का स्टेप है वो ये है कि वो अगर केस रिपोर्ट होता है तो एक्शन लेने में कोई चूक वो नहीं कर रहे हैं किसी भी स्तर पर। अगर महिलाओं के साथ किसी भी किस्म का ऐसा हो रहा है और उनकी नॉलेज में है, तो प्रयास ये होता है कि उस पर कार्रवाई की जाए। आप देखेंगे मिशन शक्ति भी हमारा इसलिए चल रहा है, कई तरह की योजनाएं हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए निकाली है, शासन ने निकाली है, ठीक है, वो भी अपनी जगह पर है, लेकिन इस पे हमें एक विस्तृत कार्य योजना बनानी पड़ेगी। इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है कि जो डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, यानी कि जब आप कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, कोई भी चीज आप रिपोर्ट करते हैं, तो उसके जो डॉक्यूमेंटेशन और उसका जो प्लेटफॉर्म है उसको कैसे सरल किया जाए। जो हमारी कम शिक्षित महिलाएं हैं या जो बहुत शिक्षित नहीं है, वो उनके लिए क्या क्या कहते हैं अल्टरनेट चैनल है जिसके थ्रू वो आसानी से अपने कंप्लेंट को बता सकते हैं। हो सकता है उनके पास किसी चीज का डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना हो। भाई जनरली जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते हैं उसमें डॉक्यूमेंट का कोई प्रूफ नहीं होता, ना उनके पास मोबाइल में कोई दर्ज स्टेटमेंट होता है, ना ही कोई फोटोग्राफ होती है। हम लोग तो जो अवेयर महिलाएं हो तो फोटो भी खींच लेती हैं, मैसेज रिकॉर्ड कर लेती है, व्हाट्सएप पे चल जाता है काम। लेकिन जो वो महिलाएं हैं वो उनके पास ऐसा कुछ होता नहीं है। तो उसके लिए इस प्रक्रिया को सरलीकृत कैसे किया जाए, मतलब इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए, ये इस पे काम करने की जरूरत है। इस पे हम सबको अपने सुझाव, जो आप लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने सुझाव सरकार को, शासन को, और जो पॉलिसी मेकिंग बॉडीज है, क्योंकि सरकार भी और शासन भी ये देखती है कि पॉलिसी मेकिंग बॉडीज से क्या सजेशन आ रहा है, तब वो काम करती है। तो आप लोग अपनी पॉलिसी को, अपनी बातों को उन तक पहुंचाएं कि सर इसमें ये करने से ये चीज इस तरह से हो सकती है, इसमें आसानी आएगी, क्योंकि आप लोगों ने ग्राउंड लेवल पर उसको देखा हुआ है। तो इसकी बहुत जरूरत है, ये दो चीजों पे बहुत ज्यादा जरूरत है। तीसरी चीज डेटा, इस पे भी मैं बात कर रही थी। ये जो डेटा आपको मैं बता रही हूँ, ये एक सैंपल सर्वे का डेटा होता है। सैंपल यानी कि पूरे पॉपुलेशन का तो करना संभव नहीं है, तो कुछ सैंपल का डेटा उसके हिसाब से वो सर्वे करके आपको पूरे पॉपुलेशन की कहानी बताते हैं कि ऐसा होगा। लेकिन इसमें कोहेरेंट डेटा सोर्स की बहुत जरूरत है, यानी कि इस पे अगर एक प्रॉपर सर्वे होना चाहिए, खासतौर से वो सिटीज जो अभी मैंने बताया टीयर 2 टाइप की सिटीज जहाँ पे इनकी संभावनाएं ज्यादा हैं, वहां पे सर्वे हो, डेटा सोर्स हो हमारे पास प्रॉपर कोहेरेंट डेटा सोर्स की, इतनी महिलाएं कामगार वहां काम कर रही हैं, महिलाएं यहाँ यहाँ नियोजित हैं, तो उसके बारे में हम लोग ये कर सकते हैं कि हाँ उस वहां पे उसकी एक जांच करा करके भी आप कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कमिटी बनी है कि नहीं बनी है, या यहाँ पे उनके लिए क्या सुविधा की जा रही है, कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। तो डेटा सोर्स होना, कोहेरेंसी जो होता है डेटा सोर्स में, वो होना आवश्यक है कोई भी काम करने के लिए, कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। तो ये 3 बिंदु ऐसे थे जिसपे मैं चाहूंगी कि हमारे जो भी थिंक टैंक्स हैं, जो भी हमारे जुड़े हुए संगठन हैं, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो या विभाग भी हो, उसमें हम लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग भी अपने सुझाव देंगे। तो उनका सहयोग होना, उनका एक प्रॉपर विजन होना, उनका क्लियर जो एक सुझाव होता है, सजेशन होता है कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो होना बहुत जरूरी है। और कोशिश ये भी की जाए कि महिलाओं को अवेयर किया जाए कि जो फॉर्मल सेक्टर के एम्प्लॉयमेंट है, जैसे कि नरेगा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है, जैसा कि आपको देखने को मिलता भी होगा। अगर आप डेटा सोर्स पे नरेगा के जाएं तो यूपी में नरेगा में आप विश्वास मानेंगे सिर्फ 27% वुमेन इन्वॉल्व है। जहां पे सरकारी सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट स्कीम चल रही है, अगर वहां कोई महिला कामगार काम कर रही है तो उसकी सेफ्टी ज्यादा इंश्योर होती है एज कंपेयर टू एनी होम या घर या किसी अदर इनफॉर्मल सेक्टर में जहां कोई सिक्योरिटी उनको नहीं है। नरेगा एक सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट की स्कीम है, यहाँ पे उनकी चीजों को, उनके हितों को हम लोग इंश्योर भी करते हैं। तो ये भी कोशिश की जाए कि महिलाओं को फॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरफ भी थोड़ा सा पुश किया जाए, ताकि वो इस चक्कर में ही ना पड़े जो घरों के अंदर काम करना, और इस तरह से जो हिडन चीजें हैं जो हम लोग के सामने नहीं आ पाती। जब कंप्लेन होती तभी हमें पता चलता है, कोई दुर्घटना घट जाती है तब हमारे नॉलेज में आता है कि ऐसा हो गया, वो नौबत ही पैदा ना हो। तो इन सब चीजों पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, उनको अवेयर करने की जरूरत है, पॉलिसी में इन सब चीजों को लाने की जरूरत है। और भी बहुत सारे सजेशन, मतलब बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इन चीजों पे, लेकिन मेरे हिसाब से जो क्रक्स पॉइंट है इस पूरे वेबिनार का, वो इन्हीं बातों पे मैं कहूंगी कि फोकस्ड है। इतनी बातें अभी इसी पे बात हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इन बातों के साथ ही मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, और भी स्पीकर्स हैं
तो मैं अपनी बात यहाँ खत्म करना चाहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।